देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि जासूसी कांड में आरोप प्रत्यारोप का मामला थम नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी ने गंभीर इल्जाम लगाए हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया है कि कर्नाटक की सरकार गिराने के दौरान भी तमाम मुख्य लोगों के फोन सर्वेलेंस पर ले लिया था। मोदी सरकार ने लोकतंत्र का चीरहरण किया कर्नाटक में। मोदी सरकार ने पेगासस का दुरुपयोग किया है, ये आरोप कुछ ही देर पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि गृहमंत्री को अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है। बीते दिन से ही सुरजेवाला इस्तीफा मांग रहे हैं अमित शाह का। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया है कि कर्नाटक सरकार गिरने के दौरान भी वहां पर उप मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के अधिकारियों के फोन सर्वेलेंस पर लिए गए। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में बात जासूसी पर सियासी जंग की। आज शो की शुरुआत एक सवाल से, क्या मोबाइल को हैक करके राज्यों में सरकारें गिराई और बनाई जा सकती हैं? क्या चोरी चोरी केंद्र सरकार अपने विरोधियों की सारी बातें सुन रही थी? ये सवाल सिर्फ सियासी नहीं है, या फिर इनमें सच्चाई भी है? आज हम आपको दोनों पक्ष का एक एक सच बताएंगे ताकि तस्वीर जरा साफ हो सके। विपक्ष की लड़ाई अब जासूसी पर आई। प्रधानमंत्री ने क्या दी कांग्रेस को नसीहत? प्रधानमंत्री जी, आप समस्या सुलझाने में विफल रहे। जासूसी के नाम पर कौन कौन काम पर? अमित शाह जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा। क्या सब घेरे में है या सियासी प्रोपेगेंडा? जासूसी कांड पर साजिश का सच क्या? तो मॉनसून सत्र से पहले कथित जासूसी कांड का खुलासा संयोग है या फिर सियासी प्रयोग? आखिर जासूसी की टूलकिट के पीछे कौन है? इसे समझने के लिए आप केंद्र सरकार और विपक्ष के दावों को, दलीलों को बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि जासूसी पर जंग 2019 से चली आ रही है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो। जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा। संसद से सड़क तक केंद्र सरकार और विपक्ष में आर पार की टक्कर है। मुद्दा कथित जासूसी कांड का है। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, लेफ्ट, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोपों पर सफाई देते हुए कहा, विघटनकारी शक्तियों का षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। आरोपों की टाइमिंग और आरोप लगाने वालों को कटघरे में खड़ा करते हुए क्रोनोलॉजी समझाई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पलटवार किया। हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये कहते हैं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। हम तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि ये 2017 और 2019 के बीच में इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, पेगासस का इस्तेमाल आप कर सकते हो किसके खिलाफ? टेररिस्ट के खिलाफ, कोई ड्रगिस्ट के खिलाफ, कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी में आपको अगर कुछ सूचना लेनी हो तो उसके खिलाफ। तो क्या आप लोग टेररिस्ट हो, जर्नलिस्ट? जासूसी हुई या नहीं, इसी बात को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है। जिसके द्वारा, क्योंकि अभी हम किसी भी जो एजेंसीज हैं इस सरकार की, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। अगर इस तरीके से के काम हो रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इस तरह से उनके मैलवेयर, उनके मोबाइल फोन को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, और बड़े बड़े लोग इसमें, ममता जी भी शामिल हैं, इसमें उनके नेफ्यू भी शामिल हैं, इसमें बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर ये बात है तो फिर तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में जांच होनी चाहिए, और उनको अपने गिने चुने लोगों के, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपने गिने चुने लोगों की होनी चाहिए। इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए, गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है।
पेगासस की पहेली क्या है? केंद्र सरकार से यही सवाल विपक्ष पूछ रहा है। कभी खुद को गुनहगार नहीं मानता है तो सरकार भी अपने आप को गुनहगार नहीं मानेगी। और इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई हत्यारा, कोई डकैत, कोई चोर अपने आप को खुद से क्लीन चिट दे। इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तब दूध का दूध, पानी का पानी हो पाएगा। पेगासस का सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर जो कंपनी जो चलाती है उसकी स्पष्ट ये घोषणा है कि सिर्फ सरकारों के साथ डील करती है। तो बताएं कौन है ये सरकार, कब क्या एग्रीमेंट किया उनके साथ और किसके ऊपर ये जासूसी कर रही है। पूरा ध्यान इस सरकार का है यहाँ पर एक पुलिस स्टेट बनाए और उनके खिलाफ जो भी आवाज़ आती है या जो भी उनको जो करना है इस तरीके की जासूसी के आधार पर चले। मॉनसून सत्र में जिस सियासी तूफान से बवंडर आया हुआ है, ये मुद्दा राज्यसभा में 2019 में उठा था। तब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने जासूसी के यही सवाल उठाए थे। सरकार ने कानूनी तौर पर जासूसी कराई, सरकार की जानकारी के बगैर गैर कानूनी तौर पर जासूसी हुई, सरकार ने खुद गैर कानूनी जासूसी कराई। सरकार ने अब तक तो ये माना है, नहीं माना कि कानूनी तौर पर जासूसी हुई है। पहला सवाल, क्या सरकार या उसकी किन्हीं एजेंसियों ने खुद गैर कानूनी तौर पर पेगासस स्पाईवेयर खरीदा और इस्तेमाल किया? यदि हाँ, तो ये स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन है जिसमें प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया है। देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट वायोलेशन के लिए कोई इंटरनल इंक्वायरी का आदेश सरकार ने दिया है? अगर नहीं तो सरकार ने किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लिया कि उसकी कोई एजेंसी इसमें शामिल नहीं थी? और सर, हमारा दृष्टिकोण बहुत ही साफ है, जिसको भी शिकायत है वो केस करे, डैमेज ले 5 लाख, 3 साल के लिए जेल भिजवाए, भारत सरकार उस इंक्वायरी में पूरी मदद करेगी। बट गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन्वॉल्व इनटू एनी फिशिंग इंक्वायरी सर, क्योंकि मुझे भी अपने देश के नागरिकों को सम्मान की बात करनी है। अब सर बार बार बात की कि आपने ये खरीदा कि नहीं, एंड आई वांट टू, दिग्विजय जी बड़े आदर से मैं डिनाई करना चाहता हूं कि पेगासस की मीटिंग कोई गृहमंत्री जी के साथ हुई थी, जिसका आपने पूरा ये माना है। ये मैं आपको विनम्रता से कहना चाहता हूं। राज्यसभा में जासूसी को लेकर सवाल जवाब हुए थे। उस वक्त कांग्रेस के हर सवाल का जवाब तत्कालीन IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया था। कोई चोरी हुई, चोर ने किसी को गाड़ी इस्तेमाल की, चोर का पता भी है, लेकिन पुलिस सारी पूछताछ गाड़ी के मालिक से कर रही है। चोर जिसका नाम पता मालूम है उससे पूछने की हिम्मत नहीं है। इसलिए मेरा सवाल, क्या सरकार ने NOC के खिलाफ कोई इंक्वायरी का आदेश दिया है और उसमें क्या हुआ? लेकिन सर, हमने कहा है कि आपके पूरे हम प्रोसेसेस ऑडिट करेंगे, उन्होंने उसका जवाब दिया है। हमने एक सबसीक्वेंट जवाब उनसे मांगा है। हमने NSO को भी नोटिस भेजी है आपकी जानकारी के लिए, वो भी लिखा हुआ है हमारे जवाब में, हम उनसे भी। लेकिन सर आप एक बात समझें, NSO और व्हाट्सएप में एक लड़ाई चल रही है अमेरिका में। इट इज देयर प्राइवेट बैटल, ओके, वेयर coincidence 1400 names have come, including some of Indians. How can the government of India wish to join a private battle between two companies? 2009 से विपक्ष और सरकार के बीच जासूसी को लेकर वाक युद्ध चल रहा है। इस बार सिर्फ नया यही है कि नामों का खुलासा एक रिपोर्ट के जरिए किया गया है। वैसे पहले 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस अफसरों की जासूसी कराई थी। तो उससे पहले कांग्रेस के शासनकाल में भी फोन टैपिंग का मुद्दा कई बार उठा, लेकिन हर बार ये मुद्दा कुछ दिनों बाद सियासी गलियारे से गायब हो जाता है। आज तक ब्यूरो। आज प्रधानमंत्री ने विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब एक लाइन में दिया। उन्होंने कहा कि सिकुड़ती और सिमटती हुई कांग्रेस पार्टी झूठ के दम पर देश के खिलाफ साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि आखिरकार जीत सत्य की ही होगी। माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें। आप सीट बचा कर बैठिए, ये कौन सी मानसिकता है? धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें। प्रधानमंत्री मोदी को इंतजार विपक्ष के तीखे सवालों का था, लेकिन संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष ने कथित जासूसी कांड की बिजली सरकार पर गिरा दी। कांग्रेस ने कहा बीजेपी को 440 वोल्ट का झटका देना जरूरी है, क्योंकि मोदी सरकार तो चोरी चोरी राहुल गांधी की बातें सुन रही थी। विरोधी अपने मंत्रियों के मोबाइल भी हैक करवा रही थी।
सीट पर जाकर बैठिए, मैं हर मुद्दे पर आपका बहस कराऊंगा, जवाब देंगे। लेकिन ये तट्टियां और नारेबाजी करना कतई उचित नहीं है। फिर माननीय सदस्यों मैं कह रहा हूं, आप बैठिए सीटों पर, आप जिस भी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं उस मुद्दों पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। कृपया सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मॉनसून सत्र के 2 दिन इसी सियासी बवंडर में बार बार स्थगित हो रहे हैं। सोमवार को अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोला था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के आरोपों की व्याख्या की। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आप उनकी 5 बड़ी बातों से समझिए। मोदी की बड़ी बात नंबर 1, कांग्रेस सिर्फ आरोप की राजनीति करती है। मोदी की बड़ी बात नंबर 2, झूठे आरोपों पर टिका है कांग्रेस का वजूद। मोदी की बड़ी बात नंबर 3, अपने कर्मों की वजह से सिमटती जा रही है कांग्रेस। मोदी की बड़ी बात नंबर 4, हर जगह हारे फिर भी असत्य आरोपों के सहारे। मोदी की बड़ी बात नंबर 5, कांग्रेस के असत्य को हमें सत्य से जीतना है। कांग्रेस और विपक्ष के हंगामे के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी सांसदों की मीटिंग में कांग्रेस पर सीधा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस हमेशा से आरोप की राजनीति करती रही है। यही वजह है कि वो कई राज्यों में सिमटती जा रही है। कांग्रेस अपना विस्तार करने की बजाय दूसरों पर आरोप लगाती रही है, लेकिन हमको इसका जवाब देना पड़ेगा और लोगों को सच्चाई बतानी होगी। यही वजह रही कि आज पार्टी ने अपने कई मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं को इनका सबका जवाब देने के लिए मैदान में उतारा। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस के सियासी पतन पर वो बोले, अगर कांग्रेस की चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो आप समझेंगे कि मोदी अपने सांसदों को क्या संदेश दे रहे थे। 2019 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 52 उम्मीदवार जीते। 52 में से 31 सीटें सिर्फ 3 राज्यों यानी केरल, तमिलनाडु और पंजाब से आई हैं। उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, मोदी लहर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 13 राज्यों में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की आज सिर्फ अपने दम पर पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बची है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की लोकप्रियता में लगातार गिरावट दिख रही है। बड़ी वजह उन मुद्दों की राजनीति है जिसे जनता बार बार नकार रही है। कंफ्यूजन की स्थिति में रहने की परंपरा ने ही कांग्रेस को भारतीय चुनावी राजनीति के उस गर्त तक पहुंचा दिया है जहां आज वो है। कांग्रेस ने जिन मुद्दों को उठाया, जिन मुद्दों से मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, वो मुद्दे जनता की कोर्ट में सिरे से खारिज कर दिए गए। मसलन मुद्दा नंबर 1, बॉर्डर पार सर्जिकल स्ट्राइक, सरकार से सबूत मांगा। मुद्दा नंबर 2, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, सरकार से सबूत मांगा। मुद्दा नंबर 3, डोकलाम विवाद, सरकार को घेरा। मुद्दा नंबर 4, गलवान की गौरव गाथा, सरकार से सबूत मांगा। मुद्दा नंबर 5, लड़ाकू विमान राफेल, सरकार को घेरा। मुद्दा नंबर 6, मेड इन इंडिया वैक्सीन, सरकार को घेरा। मुद्दा नंबर 7, मोबाइल हैकिंग से जासूसी, सरकार। तो यहाँ दिल्ली में जासूसी कांड पर सियासी दंगल में दांव पर दांव चले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में सिद्धू की ताजपोशी को लेकर सियासत का बाजार गर्म हो गया है। इधर पंजाब में कांग्रेस की कमान नवजोत सिंह सिद्धू को देने का ऐलान हुआ, उधर लगे हाथ राजस्थान कांग्रेस में हलचल शुरू हो गई। प्रभारी अजय माकन ने भी अशोक गहलोत के एक ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। इसी एक रीट्वीट से सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। चर्चा यही है कि अब गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई भी जल्द खत्म होगी। दरअसल बीते साल जब पायलट नाराज थे तो गांधी परिवार चाहता था कि उनका कद बढ़ाया जाए, मगर मुख्यमंत्री गहलोत की वजह से राजस्थान कांग्रेस का झगड़ा जस के तस पड़ा हुआ है। अब सचिन पायलट समर्थक विधायकों की उम्मीदें बढ़ी हैं। माकन साहब सीनियर नेता हैं, हमारे आलाकमान हैं, और जो भी संदेश जो सोनिया गांधी जी का होता है, जो कांग्रेस अध्यक्ष का जो संदेश होता है, प्रभारी महामंत्री जी हमेशा लाते हैं, या उनका आदेश सोनिया गांधी का आदेश ही माना जाता है। ऐसी परंपरा कांग्रेस के अंदर रही है। तो जिस तरह से माकन साहब ने कोई ट्वीट किया है तो उनमें दर्द है या कोई उनको अपेक्षा महसूस हो रही है या उनकी अपेक्षा की जा रही है, ये तो वो खुद बता पाएंगे। और आलाकमान के बयान के ऊपर मैं एक तुच्छ कार्यकर्ता अपनी टिप्पणी करूँ, ये ठीक नहीं है।
ये भी सच है कि इस विवाद में सबसे ज्यादा फजीयत अजय माकन की हुई, जो पिछले दिसंबर से ही हर बार तारीख देते हैं कि अब जनवरी में हो जाएगा, अब मार्च में हो जाएगा, और इस बार तो यहाँ तक कह दिया कि मंत्रिमंडल में विस्तार के लिए आया हूँ, मगर कुछ हुआ नहीं। ये बात सही है कि राजस्थान के अंदर कैबिनेट के अंदर रिक्त पद है, राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, राजस्थान के अंदर हमारे जिला अध्यक्षों की भी और ब्लॉक अध्यक्षों की भी नियुक्तियां होनी है। तो इन सब की भी जाहिर बात है कि मुलाकात है तो उन सब की भी चर्चा होगी, और हमारी कोशिश है कि सभी साथियों को साथ में लेकर के इसके ऊपर हम जल्द से जल्द हम लोग आप लोगों को बताएं। उल्टे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया कि डॉक्टरों ने कहा है कि पोस्ट कोरोना 2 महीने तक किसी से मिलेंगे नहीं। सूत्रों के अनुसार गहलोत ना माकन से इनकार करते हैं और ना ही हाँ भरते, यानी विवाद को लटका देते हैं। आलाकमान के फॉर्मूले के अनुसार सचिन पायलट गुट के 5 लोगों को एडजस्ट करना है, लेकिन सचिन पायलट गहलोत को बस इतना भर कहते हैं कि अजय माकन ने जो कहा उसे गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अजय माकन साहब महासचिव हैं, राजस्थान के प्रभारी हैं, और वो आलाकमान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो उन्होंने कहा है उनकी बातों को हमें गंभीरता से लेना चाहिए, और जो भी कहा था वो खुद ही कह चुके हैं अजय माकन साहब। कब तक हो जाएगा राजनीतिक नियुक्तियां मंत्रिमंडल में विस्तार? वो संगठन और सत्ता के लोग चर्चा कर रहे हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भी और पार्टी भी। मुझे लगता है बहुत जल्द जो भी अजय माकन जी कह रहे हैं उस पर कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। इस बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने 18 घंटे बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बधाई दी। जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसका इशारा यही है कि फैसले से खुश नहीं है। कांग्रेस आलाकमान से खुद को ऊपर समझने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जिक्र के ट्वीट को राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन का रिट्वीट करना और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बधाई देने के तरीके को लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस आलाकमान के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं? क्या सचिन पायलट की वापसी भी राजस्थान की राजनीति में वैसी ही होगी जैसे नवजोत सिंह सिद्धू की हुई है? लेकिन जानकार कहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के राजनीति करने के तौर तरीकों और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजनीति करने के तरीकों में बहुत अंतर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब चाहें गांधी परिवार को साध सकते हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी कला से सुलह की तरफ बढ़ रही है, तो वहीं ममता बनर्जी बंगाल से दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। जी हाँ, उनका पहले से प्लान तो था ही, 21 जुलाई को वो दिल्ली पहुंचने वाली हैं, लेकिन इससे पहले वो अपना सियासी ट्रेलर दिखाएंगी। दिल्ली आने से पहले ममता बनर्जी की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। ये पहला मौका होगा जब ममता बनर्जी अपनी पार्टी का प्रोग्राम राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी। कोलकाता ममता और अभिषेक बनर्जी के पोस्टरों से पट गया है। शहीद दिवस के उपलक्ष्य में टीएमसी ने पूरे कोलकाता को शहीद स्मरण के पोस्टर्स से पाट दिया है, और इसी तरह के पोस्टर पूरे शहर में देखने को मिलेंगे। इस पोस्टर में जो लिखा गया है वो बांग्ला में है, मैं उसका अनुवाद कर देता हूँ। शहीद स्मरण लिखा गया है, इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है। ममता बनर्जी समय दोपहर 2 बजे, और ये वर्चुअल होगी वो भी दे दिया गया है। और ये कहाँ आप देख पाएंगे, ये भी साफ इसमें लिखा हुआ है कि AITC ऑफिशियल फेसबुक पर और यूट्यूब पर AITC ऑफिशियल। दरअसल 21 जुलाई 1993 को पुलिस फायरिंग में यूथ वर्कर्स की मृत्यु हुई थी। मारे गए वर्कर्स की याद में वो शहीद दिवस मनाती हैं। इस बार ममता वर्चुअल रैली करेंगी, जिसका सीधा प्रसारण दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, त्रिपुरा समेत दूसरे राज्यों में होगा। टीएमसी नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय का कहना है कि 1993 में लेफ्ट को उखाड़ने की कसम ममता बनर्जी ने खाई थी, और अब 2024 में मोदी सरकार को डराने की शपथ लेंगी। फिर से हम लोग इस बार एक दिन लड़ाई शुरू हुआ था 1993 में बंगाल से CPM को हटाने के लिए, और इस बार हम लोग सारी देश से नरेंद्र मोदी का एक न्यायतंत्र सरकार को हटाने के लिए हम लोग शपथ लिया है। और सारी देश में ये जो वर्चुअल मीटिंग सारी देश में, तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, त्रिपुरा में, बांग्ला में, सभी जगह में ये वर्चुअली देखा जाएगा। 21 जुलाई यानी टीएमसी के शहीद दिवस का कार्यक्रम दिल्ली में बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। दिल्ली में इस कार्यक्रम को LCD स्क्रीन के जरिए दिखाया जाएगा, जहां टीएमसी सांसद मौजूद रहेंगे।
इस समारोह में दूसरी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को भी बुलाया जाएगा। बीजेपी इसे टीएमसी का नाटक बता रही है। तृणमूल कांग्रेस जो 21 तारीख शहीद दिवस मना रहा है, जो दूसरा पार्टी का 200 कार्यकर्ता को मौत का घाट उतार दिया, वो शहीद दिवस कैसे मना रहा? उसका शहीद दिवस ढंग नहीं है। खास तौर पर ममता हिंदी और गुजराती में भाषण देंगी और तो और 2024 के लिए टीएमसी के नारे का ऐलान भी कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये पहला मौका है जब ममता सरकार की ओर से शहीद दिवस को राष्ट्रीय पटल पर, राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। सिर्फ बंगाल नहीं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, हर जगह जो ममता बनर्जी का भाषण होगा उसको प्रसारित किया जाएगा एलसीडी के माध्यम से। और ममता बनर्जी, ये पहला मौका होगा जब बंगला के अलावा अंग्रेजी और हिंदी में भी शहीद दिवस का भाषण रखेंगी, लोगों तक पहुंचाएंगी। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता। तो हंगामेदार सियासत की झलकियां तो आपने देख ली। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे क्यों शिल्पा शेट्टी की जिंदगी में बड़ा बवाल सामने आ गया है। आखिर उनके पति पर क्या इल्जाम और क्यों वो पुलिस की गिरफ्त में है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब आपको दिखाते हैं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा एक ऐसे आरोप में गिरफ्तार हुए हैं जिसको हमारे समाज में घिनौना माना जाता है। जी हां, राज कुंद्रा को अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। राज कुंद्रा पर बड़े ही शातिर तरीके से ये गंदा धंधा चलाने का आरोप है ताकि किसी को ये पता ना चल सके कि अश्लील फिल्मों की ये कंपनी कौन चला रहा है, कहां से चल रही है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर सबसे गंदा आरोप। कुंद्रा का राज खुला तो डर्टी पिक्चर से पर्दा हट गया। अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में राज कुंद्रा गिरफ्तार। 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेजे गए राज कुंद्रा। कैसे खुली शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की पोल? कुंद्रा कैसे चला रहे थे अश्लील फिल्मों का गंदा धंधा? राज कुंद्रा ने डर्टी पिक्चर में कितनी रकम लगाई थी? ग्लैमर की दुनिया की चकाचौंध के पीछे कितनी अंधेरी दुनिया छुपी है, उसका सबसे ताजा उदाहरण है शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा। लोग समझते हैं कि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। विदेशों में उनके बड़े बड़े काम धंधे चल रहे हैं, लेकिन कुंद्रा का सबसे गंदा और गहरा राज खुला तो लोग हैरान और दंग रह गए। जानी मानी अदाकार के पति राज कुंद्रा पर्दे के पीछे एक ऐसे काले धंधे में संलिप्त थे जिसको हमारा समाज नाम लेने में भी शर्म और लज्जा महसूस करता है। 19 जुलाई की रात मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया और खुलासा हुआ कि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाने और कुछ ऐप पर पब्लिश करने के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे? सर कुछ कहना? पुलिस के पास बाकायदा राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी हैं, तो सनसनी सी फैल गई। राज कुंद्रा से मीडिया ने सवाल किए तो उनकी जुबान जैसे सिल गई, होठों पर ताला लग गया, बोलते भी क्या। उनकी खामोशी ने शर्मो हया के सारे पर्दे उघाड़ दिए। करीब 10 छोटी बड़ी कंपनियों के मालिक, 2800 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के वारिस, आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के मैनेजिंग पार्टनर, रियल एस्टेट, माइनिंग, एंटरटेनमेंट और हॉस्पिटैलिटी जैसे बिजनेस, सिर्फ भारत ही नहीं इंग्लैंड में भी फैला अरबों का कारोबार। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन शिल्पा शेट्टी के पति फिर भी पैसों के लिए इतना गंदा काम। जी हाँ, कोई सोच भी नहीं सकता था कि राज कुंद्रा का नाम पोर्न फिल्मों के प्रोडक्शन से जुड़ेगा। आप भी जान लीजिए, जब राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया तो उन पर क्या क्या आरोप लगे और कौन सी धाराएं लगी। मुंबई के मालवाड़ी थाने में कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293, 420, 34 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67 और 67A और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट के तहत धारा 2G, 346 और 7 के तहत केस दर्ज हुआ है। उन पर अश्लील फिल्में बनाने और ऐप के जरिए उन फिल्मों को पब्लिश करने का आरोप लगा है।
इस मामले में पहले ही 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार लोगों से जानकारी इकट्ठा करने के बाद और अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन के बाद मुंबई पुलिस का यह कहना है कि उसके पास अब पुख्ता सबूत हैं जो ये बताते हैं कि बिजनेसमैन राज कुंद्रा इस पूरे मामले में एक की कॉन्स्पिरेटर हैं। क्या मोबाइल ऐप जिसका जिक्र हो रहा है उसके कर्ता धर्ता क्या राज कुंद्रा थे? फिलहाल राज कुंद्रा ने तमाम एलिगेशंस को नकार दिया है। पुलिस की माने तो राज कुंद्रा और उनकी कंपनी ऐसी पोर्न फिल्मों के जरिए न सिर्फ मोटी कमाई कर रहे थे, बल्कि उन्होंने देश के कानून को गच्चा देने के लिए भी पूरा इंतजाम कर रखा था। राज कुंद्रा के ये पोर्न का कारोबार कैसे चल रहा था, इसकी एक एक जानकारी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये खुला कैसे। मुंबई पुलिस ने इसी सिलसिले में इसी साल 4 फरवरी को एक केस दर्ज किया था, जब एक लड़की ने मुंबई के ही मालवाणी थाने पहुंचकर इस रैकेट के बारे में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में लड़की ने बताया था कि कैसे कुछ लोग फिल्मों और ओटीटी में काम दिलाने के नाम पर लड़कियों को अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और कैसे अश्लील फिल्में शूट कर मुंबई के कई धंधेबाज मोटी कमाई कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने मलाड वेस्ट इलाके में एक ऐसे बंगले पर छापेमारी की जिसे किराए पर लेकर धंधेबाज पोर्न फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे और तब इस छापेमारी में एक बॉलीवुड अभिनेत्री समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को तभी राज कुंद्रा और उसकी अश्लील कंपनी के बारे में सुराग मिल गए, लेकिन पुलिस उन पर हाथ डालने से पहले पुख्ता सबूत जुटा लेना चाहती थी। कंटेंट क्रिएशन, इसके पूरे ऑपरेशंस, इसका पूरा अकाउंट मैनेजमेंट, पायरेसी रिलेटेड इशू, ये सारे के सारे वियान के ऑफिस से मुंबई से ही किए जाते थे। जब ये पूरे डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हमारे पास आए तो हमने कोर्ट से सर्च वारंट लेके उनके ऑफिसेस कल सर्च किए और इसमें ये सारी चीज़ें हमको मिली, इंक्लूडिंग अ फ्यू क्लिप्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर्स ऑफ देयर ऑफिसेस। इसीलिए कल रात में राज कुंद्रा और उनके जो आईटी हेड है रायन थॉर्प, उनको कल अरेस्ट किया है। और अब पुलिस की माने तो उसके पास राज कुंद्रा और उसके गंदे धंधे से जुड़ी कई जानकारियां सबूतों के साथ मौजूद हैं। पुलिस के पास पीड़ित लड़कियों के बयान, व्हाट्सएप चैट, ऐप पर मौजूद फिल्मों और राज कुंद्रा के अश्लील फिल्मों के कारोबार का पूरा लेखा जोखा है। विद्या के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। सवाल यह है कि आखिर राज कुंद्रा जैसे सेलिब्रिटी अश्लील फिल्मों के कारोबार में क्यों जुड़ गया? तो इसका जवाब जानने के लिए अश्लील फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा सिर्फ एक तथ्य जानने की जरूरत है। जहां एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में अश्लील फिल्म इंडस्ट्री का कुल कारोबार करीब $100 बिलियन यानी लगभग 740,000 करोड़ रुपए है। जानकारी के मुताबिक पूरी दुनिया में 250 लाख अश्लील वेबसाइट्स हैं। ये आंकड़ा दुनिया की कुल वेबसाइट्स का करीब 12% है। इन वेबसाइट्स पर दुनिया में लोग औसतन 10 मिनट 13 सेकंड का वक्त गुजारते हैं। भारत में यह औसतन 8 मिनट 23 सेकंड का है। पूरी दुनिया में अश्लील फिल्म देखने के मामले में अमेरिका नंबर 1 है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जापान, तीसरे पर ब्रिटेन, चौथे स्थान पर कनाडा है। तो यह है तस्वीर पूरी इंडस्ट्री। मुंबई पुलिस की माने तो राज कुंद्रा को इसी दौलत का लालच इस धंधे में खींच लाया। मुंबई पुलिस ने यह खुलासा किया है कि राज कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज इस बात के लिए भी पैसा खर्च करती थी ताकि ये पता ना चल सके कि यह धंधा आखिर कहां से चल रहा है। राज कुंद्रा ने इसके लिए बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए थे, लेकिन फरवरी में हुई कुछ गिरफ्तारियों से राज कुंद्रा की सारी पोल पट्टी खुल गई। शिल्पा शेट्टी के पति पॉर्न फिल्म बनाने और उन्हें प्रसारित करने को लेकर पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं और पुलिस राज कुंद्रा पर एक से एक सनसनीखेज खुलासे कर रही है। पुलिस की माने तो राज कुंद्रा और उसके लोगों ने एच अकाउंट के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसमें पॉर्न फिल्मों के कारोबार को लेकर बातचीत की जाती थी। इस ग्रुप में खुद कुंद्रा, प्रदीप बख्शी, मेघा विहान अकाउंट्स, रॉब डिजिटल मार्केटिंग हेड हॉकशॉट और रॉ इवेंट्स कंटेंट हेड के नाम से कई लोग जुड़े थे। ग्रुप में ये लोग पॉर्न फिल्मों के इस कारोबार से होने वाली कमाई, शूटिंग, एडल्ट मॉडल्स को दी जाने वाली पेमेंट से लेकर तमाम मसलों पर खुलकर बातचीत करते थे। कुंद्रा पर आरोप लगाने वालों में बॉलीवुड से भी कुछ चेहरे सामने आए हैं। पूनम पांडे और सागरिका शोना सुमन समेत कई लड़कियों ने राज कुंद्रा का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। At this moment, my heart goes out to Shilpa Shetty and her kids. I can't imagine what she must be going through. So I refuse to use this opportunity to highlight my trauma. The only thing I'll add
is that I filed a police complaint in 2019 against Raj Kundra and subsequently registered a case at the Honorable High Court of Bombay against him for fraud and theft. This matter is sub judice, hence I would prefer to limit my statements. Also, I have full faith in our police and judicial process. Thank you. We must be going through. पूनम पांडे ने पहले भी राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए थे। पूनम पांडे ने कहा था कि राज कुंद्रा और उनकी कंपनी गैर कानूनी तरीके से उनके वीडियोस और तस्वीरों का इस्तेमाल करती है। सब कुछ पैसों के लेन देन को लेकर भी पूनम ने आरोप लगाए। हालांकि राज कुंद्रा और सौरभ कुशवाहा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। अभिनेत्री सागरिका ने भी राज कुंद्रा पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। सागरिका के मुताबिक राज कुंद्रा के राइट हैंड उमेश कामत का उनके पास फोन आया था, जिसमें उन्होंने डर्टी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था। ये उमेश कामत जी ने की थी और वो मुझे बहुत प्रलोभन भी दे रहे थे कि आपको बहुत कम टाइम में आप बहुत सारे पैसे कमा लोगे, आप छा जाओगे हर जगह, और काफ़ी सारी वल्गर बातें भी कर रहे थे, आपका फिगर ये वो बहुत सारी चीज़ों को लेके जो मैं मीडिया के सामने नहीं कह सकती हूँ, बट जो भी है इसलिए मुझे लगा कि मुझे सामने आना चाहिए बिकॉज दूसरी लड़कियां इस चीज़ को फेस ना करें। पुलिस की माने तो कुंद्रा एंड कंपनी बॉलीवुड में काम पाने के इरादे से मुंबई आने वाली लड़कियों को पहले फिल्मों और OTT में ब्रेक दिलाने के बहाने अपने जाल में फंसाते थे। फरवरी 2021 में दर्ज किया हुआ मामला पोर्नोग्राफिक फिल्म्स को बनाने और मोबाइल ऐप्स के जरिए इन्हें डिस्ट्रीब्यूट या पब्लिश करने का है। देश भर से मुंबई आई वो तमाम लड़कियां जो बॉलीवुड फिल्म्स में काम करना चाहती हैं, इस गिरोह का टारगेट बनती। बहला फुसलाकर और बॉलीवुड फिल्म्स में रोल देने का झूठा वादा देकर इन्हें इस गंदे काम में शामिल कर लिया जाता। तफ्तीश में यह भी पता चला है कि राज कुंद्रा ने अपने भाई के साथ मिलकर अश्लील फिल्मों के प्रोडक्शन के लिए कंपनी बनाई थी, जिसमें उन्होंने 10 करोड़ रुपए लगाए थे। कुंद्रा ने सिर्फ भारतीय कानूनों को गच्चा देने के लिए उस कंपनी को ब्रिटेन में रजिस्टर करवाया था। इस कंपनी का नाम केंद्रिन है। अब केंद्रिन के लिए अश्लील फिल्में भारत में शूट की जाती और उन्हें वी ट्रांसफर के जरिए पहले केंद्रिन को भेजा जाता और फिर केंद्रिन ही इन पॉर्न फिल्मों को ऐप और OTT प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती। राज कुंद्रा इनकी जो वियान कंपनी है मुंबई स्थित, इनका टाई अप हुआ है केंद्रिन नाम की एक कंपनी है जो कि लंदन स्थित है, UK स्थित है। ये केंद्रिन कंपनी के ओनर जो है ये राज कुंद्रा इनके ब्रदर इन लॉ ही है। आरोपों के दलदल में राज कुंद्रा पूरी तरह से फंस चुके हैं। हालांकि वो अपनी सफाई पेश। बारिश के आई देश में लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। जिधर देखो पानी है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक आफत मूसलाधार है। थाने डूबे हैं, कारें बह गई हैं, घर मकान ढह गए हैं। अब यूपी में भी मुसीबतों की बारिश बरसना शुरू हो गई है। तस्वीरें एटा की हैं। 5 घंटे लगातार बारिश हुई तो क्या हाल हुआ आप देख सकते हैं। पूरा थाना डूबा है। पुलिस वाले की बाइक पूरी तरह से पानी में डूबी है। कोतवाली के अंदर घुटनों तक पानी में पुलिस वाले खड़े हैं। कोतवाल का ऑफिस भी पानी में डूबा है। इस वक्त जम्मू में भी मूसलाधार आफत बरस रही है। अब इस तस्वीर को देखिए किस तरह ये कार तवी नदी में फंसी है। इस कार के ड्राइवर ने तवी नदी के बहाव को नजरअंदाज किया और जरा सी चूक के चलते चली गई कार पानी में। किसी तरह ड्राइवर तो बच गया, लेकिन ऐसा लगा कि कार तवी नदी में बह ही जाएगी। फिर आसपास के लोगों ने ट्रैक्टर बुलवाकर कड़ी मशक्कत के बाद इस कार को बाहर खींचा। आफत की ये बारिश। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।